ज़बरदस्त लाइनअप है हमारे पास और बहुत से मेहमानों से आपकी मुलाकात करानी है और हमने सोचा कि ईद का पहला दिन है, कोई ख़ास ही होना चाहिए लाइनअप, कोई ख़ास ही मेहमान होने चाहिए और इसीलिए हमने स्पेशली दरख्वास्त की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से कि वो हमारे लिए वक्त निकालें और उनकी ईद कैसे गुजरती है। इस शहर के और इस शहर समेत सूबे के कुछ मसाइल हैं ज़ाहिर है, या फिर आगे की क्या प्लानिंग है, पाकिस्तानी सियासत में क्या होने वाला है, थोड़ी थोड़ी वो बात भी बेसिकली बहुत सी बातें हुई और भाई ईद ही होगी कि हम दोनों भी स्टूडियो से बाहर निकल गए, तो लिहाजा हमारा भी बनता ही है कि हम भी कहीं जाएं। तो हम पहुंच गए उनके घर गए और हमने उनसे उनके घर में सेम हाउस में जाके मुलाकात की और ये मुलाकात अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेट्स वॉच। ईद मुबारक टू एवरीबडी हु सेलिब्रेटिंग एंड वाचिंग अस राइट नाउ। ईद मुबारक। देखिए एक आपको चीज़ डिफरेंट लग रही होगी, वी आर नॉट इन द यूजुअल सेटिंग, वी आर समवेयर एल्स और हम बड़ी ख़ास जगह हैं क्योंकि हमने मुलाकात करनी है एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि जिन लोगों से हम मिलें तो उनकी मुलाकात आप लोगों से कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये जब हमें फीडबैक वगैरह आती है और आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो आप लोगों में बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है कि चीफ मिनिस्टर हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, ये जो ऑफिशियल होम्स होते हैं इनमें क्या हो रहा होता है, मतलब ईदें हो या कोई त्यौहार हो तो वो किस तरह सेलिब्रेट होते हैं। तो वी थॉट वी आर गोइंग टू शो इट टू यू एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है और आज ईद के दिन जब हर कोई मसरूफ होता है, ही इज़ हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। ईद मुबारक। थैंक यू सर। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, खासतौर पे हमारे जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं जिनसे हम काफ़ी वादे करते रहते हैं, तो आपने हमारे टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मौका दिया कि आपके तवज्जुह से मैं पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कह सकूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन हमेशा हमें आता है कि भाई इतना बड़ा इतना ग्रैंड ये हमारा सीएम हाउस है, इतनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, तो हर चीज़ ऑफिशियल लगती है, लेकिन ईदें भी यहीं सेलिब्रेट हो जाती हैं। हाँ, ये है ऑफिशियल हाउस तो ऑब्वियसली ऑफिशियल लगती हैं। ईद का नॉर्मली होता है ये, मैं अगर अपना बताऊं तो ईद के दिन मैं नमाज पढ़ता हूँ गली खुदा बख्श में। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो पिछले 12-13 साल से वहीं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद अपने गांव चला जाता हूँ, गांव में लोगों से ईद मिलके रात तक आई कम बैक टू कराची। तो इस सारे में अब सवाल ये होता है कि हमारी क्या ईद होती है, जाहिर है हमने तो नहीं या तो हमारे घर कोई आ गया या हम ससुराल चले गए। ये होता है मेरे लिए थर्ड डे होता है ईद का, जो मैं फैमिली के साथ। अच्छा, वो आपका थर्ड डे। That is devoted for the family. That is devoted for the family. Sometimes the second day is devoted for family and I do these official things on the third day. कभी थर्ड डे जो है वो फैमिली का होता है। मतलब 3 दिनों में से एक दिन निकालना बड़ा ज़रूरी होता है, तो बड़े बड़े लोगों का भी यही मसला है, इसलिए आप लोग ना समझें कि भाई हमें क्यों ये हमेशा करना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट यू डू। और शादी कितनी भी पुरानी हो जाए, ससुराल आपको ईद में जाना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स जाना पड़ता है, और बल्कि ना जाए तो हम तो आपको एडवाइस भी ना करेंगे कि इस किस्म की बात आप ना करें। अच्छा सर, टेल अस अबाउट योर फैमिली। यू हैव अ सन, यू हैव अ डॉटर, माशाल्लाह आपकी बेटी की अभी रिसेंटली शादी हुई है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। सो ये उनकी शादी के बाद आपकी पहली ईद है। Absolutely. पहली ईद है and she's how not does going it to be feel? here. घर भी खाली She's not लगता है। going to be here इस ईद पे। देखें मेरी बेटी पहले भी बाहर पढ़ती रही है, तो शी इज़ बीन अवे फ्रॉम अस, लेकिन उस वक्त ज़रा डिफरेंट बात होती है। वंस खासतौर पे बेटियां शादी करके चली जाती है तो इट्स इंटायरली डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। वो वॉइड जो होता है वो रहता है, वो वॉइड शुरू हो जाता है कि नाउ वो हमारे साथ नहीं होगी। तो बिल्कुल एक फीलिंग है ईद के दिन, बिकॉज ईद के दिन ऑब्वियसली बच्चियां जो हैं वो अपने लिए नए कपड़े और सारा जो एहतमाम ईद का करती हैं, वो इस साल हमारे घर में नहीं हुआ। यस ऑफ कोर्स, बेटी का तो और वही एक्चुअली वो मिसिंग एलिमेंट तो है, वही तो सेंस देता है। लेकिन उसमें ये हुआ है कि इवन दो शी इज़ नॉट हियर, अभी मेरी बेटी बाहर है मुल्क से, उसके बावजूद उसके कपड़े उसी तरीके से ले हैं और वो बाहर गए हैं, तो वो मदर्स डू दैट। ऑफ कोर्स मदर्स, पता है ज़्यादा फरमाइशें बढ़ भी जाती हैं कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ज़रा दूर होते हैं ना, और फिर माओं को भी ज़्यादा ख्याल आता है कि अब तो बच्ची पराए घर की हो गई है। लिए एटलीस्ट माय डॉटर हैज नेवर बीन डिमांडिंग, तो उसने कभी भी अच्छा नेवर, हालांकि अकेली बेटी हो और अब्बा की लाडली तो होती हैं, भी है लेकिन कभी भी डिमांडिंग नहीं है। कभी भी नहीं। अच्छा
ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए की है क्योंकि आजकल हम पेरेंटिंग पे बड़ा वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग अ लॉट। एक रिसेंट एक सीरीज़ भी आई थी, उसने एक कॉन्वर्सेशन जो है वो ट्रिगर की है कि आजकल के दौर में बच्चों को रेस करना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग इन द सेंस बिकॉज यू नीड टू गिव देम स्पेस ऑल्सो एंड येट यू नीड टू कीप एन आई ऑन देम एज वेल, क्योंकि बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल किस्म का दौर है। डू यू हैव यू आई टोटली एग्री। देखिए हमारा ज़माना बड़ा फ़र्क था व्हेन वी वर रेज्ड। हम तो मुझे याद है कि सनसेट के बाद घर से बाहर टिल मेरे ख्याल है जब तक मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं आया था मुश्किल होता था निकलना। अभी इट इज़ डिफरेंट, सो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। पेरेंट्स को भी, मेरे घर में अभी भी रात को 10 बजे इट्स लाइट्स आउट इवन व्हेन माय with your children also you have kept that up. It's 10 p.m. lights out. I am the last one to sleep in the house obviously. काम की वजह से मैं देर तक जागा रहता हूँ, लेकिन मेरे भी ये होता है कि अगर मैं 10-11 से देर करूँ तो मेरा घर अंधेरे में होता है। एंड दैट इज़ हाउ वी रेज्ड द चिल्ड्रन। माय डॉटर यूज्ड टू स्लीप टिल शी वेंट टू कॉलेज बाय 7 or 8 p.m. Wow. और हमने हमने आपसे कुछ टिप्स लेने। How did you manage that? क्या आपके बड़ी दहशत थी या फिर मेरी कोई दहशत नहीं है? तो फिर कैसे खौफ भी ना हो बच्चे को? तो दहशत भी नहीं। आई गेस इस तरीके से उनको रेज किया। अच्छा, आजकल आपको पता है एक और भी केस चल रहा है टॉकिंग अबाउट किड्स एंड टीनेज चिल्ड्रन। ज़ाहिर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ, उसने एक नई डिबेट को जन्म दिया, ड्रग यूज़ इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस। क्या करें मतलब एज अ सोसाइटी और गवर्नमेंट की सतह पे आप कुछ इक़दाम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि हाँ जी क्रैक डाउन होगा, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह रहती हैं। मेरा ये ख्याल है बिकॉज देखिए गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा और पेरेंट्स तो ख़ास तौर पे नहीं चाहेंगे, बट ये चेक मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डालना चाह रहा, लेकिन पेरेंट्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्युटली है और हम हमेशा ये बात करते हैं। हाँ देखिए सबसे पहले तो वालिदैन को ही नज़र रखनी है, नज़र रखनी उनको है। मेरा ख्याल है स्कूल के अंदर भी, अब मुझे याद है हम स्कूल जाते थे तो हम अपने वालिदैन से भी उतना ही डरते थे जितना अपने टीचर्स से डरते थे। टीचर्स का भी एक है, टीचर्स से भी डर लगता था अपनी। और आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि अगर बच्चे इन चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं तो उनके पास ज़ाहिर है बहुत पैसे होंगे, तभी वो पेरेंट्स की कसूर है। वो भी पेरेंट्स का कसूर है, वो पेरेंट्स का कसूर है। अगेन गवर्नमेंट के हद तक तो यस हम कोशिश करते हैं। हमारा नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसको काफ़ी बीफ अप किया है। पकड़े भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो दोनों जगह से, ऑन दी सप्लाई साइड गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि वो सप्लाई ना हो, ऑन दी डिमांड साइड आई गेस वो पेरेंट्स एंड द स्कूल्स दे नीड टू, एंड अनलेस बोथ ऑफ एवरीबडी ऑल द स्टेक होल्डर्स वर्क इन दिस, ये इसका हल मुश्किल नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मतलब नोबडी लाइक्स इट। आप किसी पेरेंट से पूछें, ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रग्स में जाए, हुकूमत वाले नहीं चाहेंगे। सर ज़ाहिर है कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिस पे सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। आने वाला वक्त ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा सख्त होगा। और फिर लोग कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी से तो तवक्को नहीं की जाती। जब ठीक है बराह रास्त आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है वफाक में, लेकिन आप पार्टनर्स तो हैं। आपकी सिंध में हुकूमत है, आप वहाँ पे पार्टनर्स हैं। पीपल्स पार्टी के सिनेरियो में होते हुए ये क़वानीन बनते भी हैं, पास भी होते हैं, लागू भी होते हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी ऐसे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल था नेशनल असम्बली में इस कानून को पास करते वक्त इसको सपोर्ट करना। इसको देखते हुए बिकॉज दिस लॉ शुड बी यूज्ड अगेंस्ट पीपल हु आर मिसयूजिंग और हु आर एक्सप्लॉइटिंग, ये जो इनको ऐसा फ्रीडम मिल गया है। बट जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, उसकी लीडरशिप को है, और ये रेस किया गया है एट डिफरेंट लेवल्स जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं। Who's going to be the judge of that कि कौन इसको प्रॉपरली ताकि ये मिसयूज़ ना हो, कि अगर जर्नलिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस कि कौन सही बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्यों ये एक्ट किसी पे लागू हुआ है, किसी पे नहीं है, मतलब who's going to judge that? जज अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ही करेगी इस चीज़ को। आई एग्री, यू नो, ऑब्वियसली समबडी हैज़ टू जज, द पर्सन हुज मेड द लॉ विल जज दिस। मैं 2002 से मेंबर हूँ असेंबली का, लेकिन मेरे ख्याल है वो 3.5 साल वो द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम जो असेंबली के अंदर हुआ। तो उनकी शुरुआत अभी हम वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दैट 3.5 years जो गुजरा था।
सर इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करना है। वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दैट 3.5 ईयर बिकॉज वो 3.5 ईयर वाज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मेहनत। उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत थी, बहुत सालों की मेहनत थी। एक प्रोजेक्ट था जिसे लाया गया, बनाया गया, लॉन्च किया गया, बिठाया गया और फिर अचानक से वो ख़त्म हो गया, लिपट गया। और अभी जो हमें अनरेस्ट नज़र आता है अपने मुल्क में, या फिर लोग ज़रा नाराज़ नज़र आते हैं, या लोग कहते हैं कि जी ये हुकूमत जो वफाक में है ये तो हमारी हकीकी नुमाइंदा नहीं है। आपको लगता है कि ये इसी पॉलिसी का नतीजा है? जब 2018 में हुआ तो काफ़ी लोगों में ये ख्याल था कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 साल में प्रॉब्लम्स और बढ़े इस हद तक कि जो लोग भी उसको। आप तब भी चीफ मिनिस्टर थे, आपके लिए कितना मुश्किल था तब अपने सूबे के मामला चलाना? कितनी इंटरफेरेंस होती थी वफाक से? मतलब हमने देखा कि आपके अपनी पार्टी की लीडरशिप को यहाँ से उठा लिया जाता था, ईद त्यौहार पे उठा लिया जाता था, आपके अपने मिनिस्टर्स अंदर होते थे। वॉज इट अ टफ टाइम? उस हवाले से नहीं, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था एज चीफ मिनिस्टर वॉज फेडरल गवर्नमेंट की कंप्लीट निगलेक्ट कर देना सूबा सिंध को एज अ होल। मगर सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर तो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक था सिंध में, लेकिन वो आते नहीं पूरे थे। 3.5 साल में वो एक दिन भी इधर नहीं रहे। देखिए एक दफ़ा जब आए थे, जब बहुत ज़्यादा बारिशें वगैरह हो गई थी और बिल्कुल ही डूब ही गया था सिंध और खासतौर पे कराची, तो उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया था और बड़े फैन वो मिला था पैकेज? दिस इज द बिगेस्ट पैकेज। हम बड़े क्यूरियस हैं उस पैकेज का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था और ना होना था। मैं आपको उस दिन का भी जिक्र बात बता दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त आए थे, उन्होंने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में वो ऐलान किया उन्होंने पैकेज का। उसके बाद मैं वापस आ गया, मैं वापस इधर पहुंचा तो आई गॉट अ कॉल बैक कि जी वो चाह रहे हैं आप वापस आएँ, वो प्रेस ब्रीफिंग देंगे तो आपको साथ बिठाना चाहते हैं। एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। मैं वापस गया और उधर बैठा तो इट वाज मोर ऑफ अ मीडिया काइंड ऑफ शो। एब्सोल्युटली। कराची में हम देख रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत हो रही हैं, मतलब सड़कों पे टैंकर्स, डंपर्स, 18 व्हीलर्स, ऑयल टैंकर्स वगैरह, आप किसी चीज़ को भी ले लें। अब जब हुकूमती स्पोक्स पर्सन से बात होती है तो वो कहते हैं जी टाइमिंग भी हमने सेट कर दी है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। पुलिस ऑफिशियल से भी बात करते हैं कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन और हम रोकेंगे, हर नो कंटेनर इज़ अलाउड ऑन द रोड्स एंड ऑल दैट, बट देन वी एक्सपेक्ट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे वी हेयर ऑफ अनदर डेथ। कोई मोटर बाइक से लग के जी टैंकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, या फिर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, जो कि किसी के पास भी नहीं होता। कोई सोल्यूशन आपको नज़र आता है कि एटलीस्ट ये जो अवॉइडेबल चीज़ है? मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत कंसर्निंग है। और ख़ास तौर पे इस साल जो हुआ है द लास्ट 3-4 मंथ्स और सो कि टाइमिंग्स भी सेट की कि ख़ास तौर पे बिल्कुल एसेंशियल जो हो वो दिन के टाइम पे निकलें, बाकियों को रात पे किया गया। हमने पुलिस के अंदर भी चेंजेस की ताकि एक हमने समझा कि बेहतर ऑफिसर को लगाया जाए एज DIG ट्रैफिक, ताकि वो कंट्रोल कर सके। उसके बावजूद ये कंट्रोल नहीं हुआ। सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग। और मैं आई डोंट हैव एन आंसर, मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ, इफ आई हैड दैट आंसर मैं इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट करता। लेकिन अब कंसर्न इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ ज़्यादा हम ऐसे नहीं कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल है जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने आज भी इस पर कुछ दिनों पहले इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने कहा था ईद के बाद इसको इम्प्लीमेंट शायद करें हम। मैं तो एक हद तक इतना मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि सब बंद कर देते, टैंकर्स, हेवी मशीन जो भी आपके हैं इनको बंद करें। ईच एंड एवरी व्हीकल हैज़ टू बी चेक्ड फर्स्ट, उसकी फिटनेस हो, ईच एंड एवरी ड्राइवर। इसलिए कि हमारे यहाँ आई कांट ड्राइव अ ट्रक, आई डोंट हैव द लाइसेंस फॉर इट। आप स्पेशल लाइसेंस और बड़ा एक बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आई थिंक मैं पिछले 50 साल से ज़्यादा से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आज अगर टेस्ट दूँ तो मुझे पास होना चाहिए उस हेवी, तो उस तरीके का स्किल उनको होना चाहिए। तो वो सारा रिवैम्प करके हमें मसले होंगे, बट इंसानी जान से ज़्यादा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वील हैव टू टेक स्टेप्स लाइक दैट और हम वो करेंगे। ये बड़ा ड्रास्टिक है अगर आप करते हैं। आप बिल्कुल, मतलब ये ना समझें कि ये कोई हमें कंसर्न नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हमने हर किस्म की तरीका, जैसे मैंने कहा टाइमिंग सेट की, टाइमिंग्स को डिले किया, सब करके देख लिया, बट स्टिल वी हैव नॉट बीन। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि मतलब सिटीजन वो इतना इश्तियाल आ गया है कि खुद ही आग लगा देते हैं, खुद ही फैसला वहाँ ले लेते हैं कि जो जिसको हम कभी इनकरेज नहीं करेंगे। कभी भी नहीं। अच्छा, हमारी पता है क्या, मुझे लगता है कि हमें हमारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है।
सो हम जितना सोच के आए थे उससे थोड़ा मज़ीद टाइम लेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि बातें अभी और भी हैं, एंड एक ब्रेक लेते हैं। और एक टूर भी थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ, एक टूर भी थोड़ा सा होना चाहिए। यूजिंग द पावर ऑफ सजेशन हियर। नहीं, जरूर जी, व्हाटएवर हमें देंगे तो हम व्हाटएवर यू वांट। एक टूर, लेकिन आवर विश हैज बीन ग्रांटेड। आई वांटेड अ टूर ऑफ द स्पेस, और सीएम साहब ने हमें कब बड़ी से अच्छी घूम तरह रही हैं से, हुमा? मैं घूम रही हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने हमें दिखाया भी है। बट आई एम क्यूरियस अबाउट दिस वॉल। ये वॉल कब आई यहाँ, क्योंकि बड़े लेटेस्ट लोग हाँ, हैं ये इसके हाँ अंदर। 4-5 साल पहले इतनी थी ये। इसको काफ़ी हमारे जो पुराने लोग हैं ना, जहाँ तक सूबा सिंध कहलाते हैं, वो कॉरिडोर ऑफ पावर जो है ना, इसको अच्छा, कहते ये हैं कॉरिडोर corridor This ऑफ is the corridor of It power. is. इस कॉरिडोर ऑफ पावर में पहले सिर्फ नॉट हैड अ फीमेल या लेडी चीफ मिनिस्टर, तो सिर्फ मर्दों की तस्वीर हुआ करती थी। तो फिर ये हमने जो है जो भी प्रोमिनेंट लेडीज़ हैं, Absolutely. स्टार्टिंग The विद मोहतरमा leading लीडिंग ladies लेडीज़, of मोहतरमा our फातिमा जिन्ना, श्री मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम मुसरत भुट्टो, फिर आ जाएं तो आर्ट्स, साइंस, पब्लिक सर्विस। बट सर ये वॉल आपको बड़ी करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी तो माशाल्लाह ये एब्सोल्युटली नहीं, आई टोटली खवातीन और एग्री विद यू। लड़कियां दे आर इन एवरी फील्ड। नहीं, ये तो बहुत चंद है जी, इसलिए कि बट दिस इज जस्ट अ रिकग्निशन के खवातीन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये कॉरिडोर ऑफ पावर में खवातीन, दो चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, लेकिन इनका Obviously, because of मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो's legacy, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि ख़वातीन के लिए, ख़वातीन को प्रोमिनेंस भी दी जाएगी, और जैसा कि हमें ये पावर कॉरिडोर में नज़र आ भी रहा है। ऑन आवर लेफ्ट आर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंस। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग विद सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जो थे। और आपकी 3 दफ़ा तस्वीर लगेगी यहाँ पे, आपकी तस्वीर एक ही दफ़ा होगी। एक ही दफ़ा लगेगी, एक ही दफ़ा लगेगी। इसमें सारे बड़े बड़े नाम हैं हु सर्व्ड ऑफ बीन द कोर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। जब आते हैं नए चीफ मिनिस्टर तो थिंग्स आर चेंज्ड, लाइक इंटीरियर्स एंड स्टाफ अपनी टेस्ट से, या थोड़ा बहुत इस पूरे चीफ मिनिस्टर हाउस में आप जो भी फर्नीचर देखेंगे वो वही है जो आज से पुराना है। माय फादर वाज द चीफ मिनिस्टर इन दी 90s, और जब मैं आया था तो हमने वही डेस्क ढूंढ निकाला जिस पे वो बैठते थे। सो आई चेंज माय डेस्क, एंड माय ऑफिस डेस्क दैट आई वर्क ऑन इज द सेम दैट माय फादर यूज्ड टू यूज। 90% ऑफ द फर्नीचर इन दिस इज एट लीस्ट 5 decades old. तो उसको भी प्रिजर्व करना और refurbish करना। रिफर्बिश करना पड़ता वो है भी एक अब काम है, सो दैट इज गुड कि आपने वो किया। आई वाज वेरी इंट्रीग्ड बाय द एलिवेटर, द लिफ्ट, मतलब लिटरली द फर्स्ट लिफ्ट एवर मेड। Just like a more than 100-year-old building. It's more than 100 years now. 1921 या 22 में ये बनी थी। Originally this was the house for the chief justice. जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होता था सिंध, तो जो बॉम्बे में चीफ जस्टिस होते थे, जब वो कराची आते थे तो उनके लिए घर बनाया गया था। 35 में सिंध गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, अलग हुआ। 35 के बाद से 37 से ये डेजिग्नेट हुआ है चीफ मिनिस्टर्स हाउस। ये थ्रू आउट चीफ मिनिस्टर हाउस रहा है, एक्सेप्ट जब लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत हुई तो उनकी फैमिली को वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑब्वियसली मूव नहीं करना चाह रहे थे। तो इस वक्त फॉर अ फ्यू ईयर्स, 7-8 बल्कि 5-6 साल, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हाउस भी रहा है। प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ रहे हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान भी यहाँ रहे हैं कुछ अरसे के लिए। अच्छा। देन दे मूव टू इस्लामाबाद, जब मूव कर दिया उन्होंने कैपिटल तो वहाँ चले गए। तो इसकी Interesting. दिस हैज़ अ हिस्ट्री। This indeed has a history. हमारे पास कुछ और बातें, लेकिन हमें साथ साथ ना खाने की खुशबू आना शुरू हो गई है, मुझे तो लग रहा है। हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं, हाँ। हम खाने को सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं। गुड स्ट्रोल अराउंड द सीएम हाउस, और कुछ चीज़ें हमने आपको दिखा दी, कुछ हमने खुद ही देख ली, हमने एंजॉय ये किया। देखिए, और अब ईद ये के दिन देखें, नाश्ते का एहतमाम, खाने पीने का एहतमाम, और टॉकिंग अबाउट फूड, ये बात हम काफ़ी दफ़ा आपसे शो में भी कर चुके हैं कि कराची से अच्छा खाना पूरे मुल्क में नहीं मिलता। हाँ, और कराची में जैसा खाना मिलता है, और हमने मुल्क फिरा हुआ है, हाँ, so we've been उसका to a lot of कंपैरिजन places. नहीं है, लेकिन कंपैरिजन होता है कराची का दीगर शहरों से। अब ये कंपैरिजन फेयर है, अनफेयर है, इस पे आपकी अपनी राय होगी, हमारी अपनी होगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध की क्या राय है? और लोग यूजुअली लाहौर से कंपेयर करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई कराची में वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो इस शहर का हक था। और ज़ाहिर है कराची में बहुत कुछ होने की गुंजाइश है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या
अगर दीगर मंसूबे हों। सो लेकिन मुराद अली शाह साहब से ही हाँ, पूछते हैं सर, कि आपको हाउ डू यू फील अबाउट इट? आप हर्ट होते हैं वैसे एज ए शहरी ऑफ कराची एंड सिंध के आप हैं कि पंजाब की तारीफें, ग्रीनरी बड़ा अच्छा रखा हुआ है और यहाँ की हर्ट नहीं होता, लेकिन आई टोटली एग्री विथ यू कि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी कराची में ओवर द इयर्स वो नहीं हुई। जिस तरीके से कराची एक आज से 50 साल पहले एक शहर होता था वो आपको याद कि है? लोग मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरी स्कूलिंग कराची में है, पूरी सब टाइम मैं कराची में रहा हूँ और मैंने इसको डिटीरिएट होते देखा है अपने सामने कराची को। अगेन कहेंगे ब्लेम करने वाली बात है, लेकिन जो अनप्लान्ड ग्रोथ इस शहर की हुई है, जिस तरीके से लोग यहाँ आए और उसके साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया ओवर द ईयर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था भी उसको हमने तबाह किया। मैं काफ़ी जगह बार एग्जांपल देता हूँ, आज से बारिशों के आपने थोड़े दिन पहले जिक्र किया था, 2020 में आई बिलीव जब बहुत ज़्यादा बारिश कराची में हुई थी, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बिल्कुल कोने पे गया था, वहाँ से वापस आ रहा था तो एक नया रास्ता लिया और मैंने देखा वो रोड बनी हुई थी, 3 लेन रोड, बीच का आइलैंड था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और उसके बाद सर्विस रोड और 4-5 किलोमीटर तक आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स इंक्रोच थी, उसमें दुकानें बनी हुई थी थ्रू आउट, सेंट्रल मीडियन पे अलग दुकानें बनी हुई थी। ये जो लोगों का आबादी बढ़ी और उसके बाद अनप्लान्ड तरीके से उनको वो दुकानें किसी ने उनको अलॉट की थी एट सम पॉइंट इन टाइम। अब अगर उनको आप हटाने जाते हैं तो इज़ ए ह्यूमन इशू, एक तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था सूबे का, 2015 में हमने एक गैप स्टडी की थी कराची की वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम हमने उसे दिया था और हमने वो सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब उसको भी 8 साल 10 साल हो गए, बल्कि 2017-18 में वो जाके हमने ख़त्म की थी स्टडी और उसके तहत हम पानी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गई, आपकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अगेन जो होती है आप पे कि भाई मीम्स बनती हैं, आपको पता है इंस्टाग्राम का ज़माना है कि लाहौर में पुल बन गया 4 महीने में, इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब ने पुल बना दिया पता नहीं 60 दिन में कि 90 दिन में, जो भी मशहूर है उस बारे में बात। कराची में यूनिवर्सिटी रोड ही आप देख लें, बने चली जा रही है, बने चली जा रही है, बने चली जा रही है। उसका एक और इशू है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे शारा फैसल पे हमने अंडरपास बनाया था, 7-8 महीने में बन गया था। इट वॉज मेजर आर्टरी जिसको आपको करना चाहिए था। आगे शारा फैसल पे मुझे याद है एक ब्रिज हमने 4-5 महीने में बना दिया था। साउथ में सनसेट बुलेवार्ड पे हमने ओवरहेड ब्रिज मेरा ख्याल है कुछ महीनों में, 3 या 4 महीनों में बना दी थी। आगे अंडरपास में प्रॉब्लम्स हुए थे, टेक्निकल इश्यूज थे, उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो वो काम हो गया। यूनिवर्सिटी रोड का इशू ये है कि वहाँ पे हम वो रेड लाइन जो बना रहे हैं उसके लिए सारा काम हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें फ़ंड कर रहा है, उनके इतने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं इन टर्म्स ऑफ आप इंक्रोचमेंट्स को नहीं हटा सकते जब तक आप लोगों को रिहेबिलिटेट करके किसी ऑल्टरनेटिव ना दें। उस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर कराची सिविल एविएशन का भी मसला आया हुआ है, उनको वो हमें जगह नहीं दे रहे। अदर एजेंसीज और एजेंसीज का भी है कि हमें जो बस डिपो के लिए जगह चाहिए वो नहीं दे रहे। तो ये इश्यूज़ कभी कभी एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो फंस जाता है। सो रेड लाइन वाला प्रोजेक्ट ऐसा ही है। फिर ड्यूरिंग इशू ये हुआ था केयर टेकर गवर्नमेंट में, बिकॉज केयर टेकर्स आनी तो 3 महीने के लिए चाहिए मैक्स, लेकिन वो 8-9 महीने चली थी इस दफ़े। और उस वक्त उसका काम बिकॉज देयर वर सेवरल इश्यूज जिसमें डिसीजन एक लेनी थी वो रुक गया था। उनका नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट बिकॉज दे डिडंट हैव द मैंडेट टू टेक दोज डिसीजंस। उस वजह से जो काम रुका और फिर एस्केलेशंस हुई और फिर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमें टाइम लगा, इस वजह से हुआ है। बट आई एग्री कि इससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसमें कोई बिल्कुल इसमें कोई नहीं हो ही रही है। वैसे ये तजावज़ात वाली बात जो है इंक्रोचमेंट्स की, वो पहले भी हटाने की कोशिश हुई है, वापस आ जाते हैं एंड ऑल दैट। नॉट अ बैड आइडिया टू गिव एन अल्टरनेटिव स्पेस। बड़ी दुनिया में यही होता है, तो दुनिया में यही होता है, लेकिन अल्टरनेटिव स्पेस भी हमारे लोग जाते नहीं है। अगेन नॉट टू ब्लेम देम,
अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सदर का एरिया पूरा ये इम्प्रेस मार्केट आप देखते हैं कितनी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स है, उधर से उठा के अगर मैं उन्हें ले जाऊँ कहूँ मलीर में तुम्हें जगह देती उधर बैठ जाते विल नॉट गो। मतलब बर्न्स रोड इतराफ में उस दिन समोसे लेने गया मैं था, आई कुड नॉट वॉक बिकॉज फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ है ही नहीं। अच्छा सर, लोगों के इश्यूज की बात हो रही है, पाकिस्तान के इश्यूज की बात करते हैं, बलूचिस्तान का मसला बहुत बढ़ गया है या आप बताएंगे या अब ज़्यादा नोटिस में आ रहा है? माजी में भी ये मसला तो उठा, हर दौर में किसी न किसी तरीके से टैकल हो जाता था। अभी जो इशू है सरेदस्त, ज़ाहिर है इंसर्जेंसी को किसी और तरीके से डील किया जाता है, टेररिज्म को किसी और तरीके से डील किया जाता है। बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस आप क्या समझते हैं बलूच और आपकी पार्टी की हुकूमत है उस सूबे में, कैसे हल होगा ये मसला? देखिए है संगीन, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा अगेन इट्स कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसके जो कनेक्शंस हैं या ताने बाने जैसे कहते बनते हैं वो इंडिजिनस नहीं है सिर्फ, उसमें बहुत लोग और हमारे नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उसकी बड़ी एविडेंसेस हैं। वो जब इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली आपने मुल्क की सलामती के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं विच अगेन ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़ता है। बलूचिस्तान का इशू इस वक्त ये हो गया, सिमिलरली खैबर पख्तूनख्वा इशू है। खैबर पख्तूनख्वा में शायद उसको कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा है उस तरीके से, टेररिज्म को इस वजह से इतना इस वक्त पिछले कुछ महीनों से आपने देखा कि बलूचिस्तान में और ख़ासतौर पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा पीक है। और इसका रीज़न यही है कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको हुकूमत बड़ी एग्रेसिवली ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ आई एम श्योर वो बलूचिस्तान हमारा नहीं है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ज़रूर कर रही होगी कि वो एलिमेंट्स जो अपने आप को समझते हैं, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हमें कन्वे करने में अभी कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई थी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसको वफाक गारंटी करता है कि अगर आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो शेयर बनता है, अगर वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी ना कर सके तो सिंध को कट मिलता है, अपने जो भी ट्रांसफ़र्स होते हैं, पंजाब को मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है, लेकिन बलूचिस्तान को वो पूरे पैसे दिए जाते हैं। सर वफाक आपको लगता है जो सेटअप है मौजूदा, मतलब हर हुकूमत करने वाले को लगता है कि वो हुकूमत ही करता रहेगा, लेकिन ये टाइम पूरा कर लेंगे? मेरा ख्याल है कंप्लीट करना चाहिए। हमारी असेंबलीज ख़ास तौर पे देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नमेंट, वो तो अब ऑब्वियसली अगर असेंबली चाहे, बट वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही अगर कुछ हो तो हो। अच्छा सर, ये बड़ा रेयर मौका है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं, तो एक और आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। ये दरियाए सिंध में से नहरें निकालने की जो बात हो रही है, विदाउट गेटिंग टू मच इनटू डिटेल ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई कैन नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ इट, इसलिए कि मेरे इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये पूरा इशू जो है, मैं बहुत अरसा पहले इरीगेशन मिनिस्टर भी रहा था एंड माई बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, तो इसलिए वो समझता है। ऐसा इकबाल साहब कहते हैं हमें तो एक कतरा पानी भी हम किसी का नहीं लेंगे, और वो जो तो फिर निकालने की बात हो रही है, वो बनेगा नहीं। एहसन साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी जो तय है वो पानी उतना ही मिलेगा पंजाब को, तो फिर क्या? देखिए इस वक्त जो पानी उस इलाके में जाएगा, अगर सिंध का कोई पानी नहीं लेते तो वो जाएगा झेलम और चनाब का पानी। झेलम और चनाब को ऑलरेडी दरियाए सिंध सप्लीमेंट करता है थ्रू चश्मा झेलम एंड तौसा पांजनाथ। मैं बहुत सिंपल, अच्छा अगर पानी कहीं का और नहीं लेंगे तो इसका मतलब है जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है पंजाब की, जो झेलम और चनाब की अपर रीचेस में है, जिसको छज दुआब और रचना दुआब, रावी और चनाब और उसके दरमियान का जो एरिया है, उसका पानी कम करना पड़ेगा। सो क्या वो होगा कि वो अपने इलाके को पानी कम करने देंगे? इस वक्त जब ये अप्रूवल के लिए गया था, अगेन आई एम गेटिंग इनटू डिटेल्स हियर, तो प्लानिंग कमीशन ने जो एहसन इकबाल साहब खुद हेड करते हैं, उन्होंने सवाल पंजाब गवर्नमेंट से ही किया था कि आप उन इलाके की चीफ इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेके दें कि उनका पानी कम नहीं होगा। वो नहीं दिया उन्होंने सर्टिफिकेट। उन्होंने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो इरसा, उसने जो इनको
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अप्रूवल ऑफ वाटर दी है, वो भी इस बेसिस पे दी है कि इतना पानी डाउन स्ट्रीम कोटड़ी चला जाता है, उसको वो 27 मिलियन एकड़ फुट कहते हैं। आज से 20 साल पहले जब जनरल मुशर्रफ बात कर रहे थे तो उस वक्त वो 35 मिलियन एकड़ फुट था। इन लोगों ने 1970 वो 76 से लेके तो 2000 तक का एवरेज था। अब 76 से लेके वो 2023 का एवरेज लेते हैं तो वो 27 पे आ गए। और अगर आज मैं 99 या 2000 से लेके 2023 का एवरेज लूँगा तो वो 17 MF है। सो दैट इज़ हाउ द वाटर इज़ डिक्रीजिंग। तीसरी बात ये कहते हैं कि ये पानी ज़ाया जाता है और समंदर में जो है इनकी अपनी ज़रूरी है वैसे समंदर में पानी इनका ये कहना है कि ये पानी 27 MF जाता है, एक तो हर साल नहीं जाता। इट इज़ एवरेज, एवरेजेस आर वेरी मिसलीडिंग। वो एवरेजेस इसी तरीके से हैं कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, यू अबाउट 5'10" आई बिलीव, और आपको कहा जाए कि ये 5 फुट एवरेज पानी है इसमें और आप गुजर जाएंगे इसमें से और आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन 5 फुट एवरेज में कहीं 1 फुट होगा और कहीं 12 फुट होगा, तो आप डूब जाएंगे। ये डूबने वाली बात है, एवरेजेस की बात कर रहे हैं। द प्रूफ इज अगर वाकई 27 MF पानी हर साल डाउन स्ट्रीम कोटड़ी जा रहा है तो डेल्टा की इतनी बुरी हालत क्यों है, लोग क्यों शोर मचा रहे हैं डेल्टा रीजन वाले। सो द वाटर इज़ जस्ट नॉट देयर। और हमारी कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है इसकी, इस टेक्निकल रीज़न, और उसका सबूत मौजूद है जो हमारे डेल्टाइक रीजन्स हैं। या इवन राइट नाउ एज वी स्पीक, कल ही पिछले हफ्ते इन्होंने जो 1 अप्रैल से शुरू होगा हमारा खरीफ का सीज़न, उसमें 44% शॉर्टेजेस कहा है कि होंगे। जी ऑलरेडी फूड बिल्कुल। सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते तो हैं। हमारा ये ख्याल है कि वी शुड बी वर्किंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और हुकूमत इसीलिए इस पर काम कर रही है। हम अपने कनाल्स को लाइन कर रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज माइनर्स को लाइन कर रहे हैं। वी शुड लुक इनटू मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर। पहले फिर हमने अगर फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे तो हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इवन राइट नाउ चाइना बहुत एडवांस है। चाइना की वीट की जो एवरेज प्रोडक्शन इट इज़ थ्राइस आवर्स। अगर हम चलें 3 गुना नहीं करते, हम जो इस वक्त है उससे 50% बढ़ा दें, 1.5 गुना कर लें, दैट सॉल्व्स आवर फूड प्रॉब्लम। सो हम उन तरफ जाने की बजाय हम नए एरिया, मतलब आप ये कहने के बहुत और हमारे इश्यूज हैं जिन पे बेहतर काम किया जा सकता है। वीट से मुझे पराठे याद आते हैं। सर आपको खाने में क्या पसंद है ज़्यादातर? व्हाट डू यू लाइक टू हैव? आई लाइक फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, All kind of food. ऑल काइंड्स ऑफ फूड। नहारी हलीम। नहारी हलीम बिल्कुल। अब इतने हजम नहीं होता ज़्यादा मेरे से। So do you walk? Do you go to the gym? कुछ ज़ाहिर है इतना कुछ I try and walk. I try and sometimes go out and do some exercise. Well, working out is all about trying. I mean, कोई मेरे ख्याल है कम ही लोग होंगे अब्दुल्ला की तरह जो खुशी-खुशी भागते-भागते कभी-कभी नहीं खुशी होती वर्कआउट करने जा रहे हैं। It's a bit of a trial and error. But इधर मेरा ख्याल है कि हम CM साहब को ज़रा मज़ीद ईद मनाने की इजाज़त दें और भी लोगों से इन्होंने मिलना है और हम इजाज़त बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी पहले ये ईद टाइप का शो नहीं किया है और आप लोग के साथ पहले थैंक यू बहुत शुक्रिया। Thank you. It's an we are really grateful. It's an honor to be here. Absolutely. And pleasure is all mine. And thank you for changing your mind about आपने इस तरह पहले शो नहीं किया लेकिन हमारे लिए कर लिया और हमारे व्यूअर्स के लिए। Eid Mubarak to you and your family, and Eid Mubarak to you and your family as well. Yes, absolutely.